रुत आ गए रे इस सीरीज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहल कुमार रहाणे। मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक और पंचकर्मा एक्सपर्ट हूं और इस चैनल पर हम लेकर आते हैं सच्चे आयुर्वेद की बातें, मतलब जो बातें आयुर्वेद ग्रंथों में लिखी है उनसे आपको परिचित कराते हैं, आपको अवगत कराते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यही आपको आरोग्यपूर्ण रखने में मदद करेगा। रुत आ गई रे ये हमारी सीरीज़ है जिसमें हम बात करते हैं अलग अलग ऋतुओं की और आयुर्वेद संहिता में जो वर्णन आया है उन ऋतुओं के संबंधी खान पान और जीवन शैली की, क्योंकि सही खान पान और सही जीवन शैली यही आपको निरोगी रखता है। तो आज हम बात करने वाले हैं वर्षा ऋतु के बारे में। वर्षा ऋतु यानी बरसात का मौसम। शिशिर, वसंत और ग्रीष्म ऋतु जो रहते हैं ये खत्म होना, मतलब उत्तरायण खत्म होना और दक्षिणायन का प्रारंभ होना। दक्षिणायन इसे आयुर्वेद ने विसर्ग काल कहा है। विसर्ग काल का मतलब है कि इन 6 मासों में, इन 6 महीनों में निसर्ग से मनुष्य प्राणी को बल मिलता है, शक्ति मिलती है। तो ये शक्ति, सेहत, स्ट्रेंथ बढ़ाने का सीजन है और इसकी शुरुआत होती है, वो होती है वर्षा ऋतु से। तो वर्षा ऋतु, बरसात के दिन इसमें शुरू होते हैं। सावन और भादो, श्रावण और भाद्रपद, ये जो महीने रहते हैं तो ये बरसात के ऋतु यानी कि वर्षा ऋतु का मौसम कहा जाता है। हम आयुर्वेद संहिताओं की नज़र से अगर देखते हैं तो वात, पित्त और कफ, ये जो 3 दोष है इनमें से वात प्रधान ये ऋतु रहता है। वात प्रधान का मतलब हमारे शरीर में जो दोषों का क्षय, प्रकोप और प्रशम होता है, मतलब वात, पित्त और कफ जो दोष कम ज़्यादा होते हैं, तो इसमें वात दोष जो है ये सबसे ज़्यादा लेवल पर, सबसे पीक लेवल पर रहता है वर्षा ऋतु में। तो अगर इस ऋतु में हम इसका संतुलन करते हैं, इसकी शुद्धि या शोधन करते हैं, तो ये आपको साल भर संतुलित रहने में मदद मिलती है और इससे होने वाले जो वात विकार है उन्हें भी आप टाल सकते हैं। वर्षा ऋतु में सबसे प्रमुख चिकित्सा पंचकर्म की जो बताई है वो है बस्ती, जो वात विकार की या वात रोगों की सबसे बड़ी चिकित्सा है और वात दोष को संतुलन रखने के लिए भी बहुत ही ज़रूरी ये प्रक्रिया है। तो इसलिए आपको अगर स्वस्थ रहना है और वात दोष को संतुलित रखना है तो आपको इस बस्ती का ज़रूर उपयोग करना चाहिए। और अगर आपको कोई विकार है, बीमारी है वात दोष संबंधी, तो भी अगर आप इस ऋतु में बस्ती चिकित्सा कराएंगे तो इसका अवश्य आपको ज़्यादा लाभ होगा। आगे हम बात करते हैं आहार के बारे में कि इस ऋतु में आहार कैसा होना चाहिए, हमारे खान पान में क्या बदलाव होने चाहिए जो हमें वर्षा ऋतु में भी स्वस्थ रख सके, इस वात प्रकोप से भी बचा सके। जब आहार की बात आई है वर्षा ऋतु के बारे में तो इसमें स्पेसिफिकली बताया गया है कि वर्षा ऋतु में आपने पुराना धान खाना जरूरी है। जो भी हम धान घर में खाते हैं, ज्वार है, बाजरा है, गेहूं, चावल है, दालें हैं, तो ये पुराने होना ज़रूरी है। पुराने यानी 1 साल या उससे भी अगर ज़्यादा पुराने हैं तो ये अच्छा है, क्योंकि इसमें बाष्प की, पानी की मात्रा कम रहती है, ये पाचन में हल्के होते हैं। दूसरी चीज़ जो बताई गई है वह है मसालों के पदार्थ। अलग अलग जो पदार्थ हम मसाले में यूज़ करते हैं जैसे धनिया, लौंग, इलायची, तेज़पत्ता, तो इनका सेवन भी इस ऋतु में करने के लिए कहा गया है। इस ऋतु में वात वृद्धि होती है और इस वात का शमन करने के लिए जो भी मसाले के पदार्थ है वो उष्ण गुणों के रहते हैं, तो इस वात को वो नियंत्रित रखने में मदद करते हैं। इसलिए जब वर्षा ऋतु हो तो इनका ज़रूर अच्छे तरह से नियमित रूप से सेवन करना अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। तीसरी बात जो खास तौर पर बताई गई है वर्षा ऋतु के बारे में, आहार के बारे में, वो बताई गई है कि मूंग दाल का सेवन भी वर्षा ऋतु में, वैसे तो साल भर करना चाहिए लेकिन स्पेसिफिकली वर्षा ऋतु में करना बहुत ज़रूरी है स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि मूंग दाल जो है ये पाचन में हल्की होती है और स्निग्ध होती है। स्निग्ध होने के कारण वात का शमन करती है और पाचन में हल्की होने के कारण ये आसानी से हजम भी हो जाती है। और चौथी बात जो बताई गई है वो है मांस के बारे में। जांगल मांस का इस ऋतु में सेवन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। मांस जो रहता है, जांगल प्रदेश मतलब जो
भूमि प्रदेश है, जो समतल प्रदेश है, जहाँ ज़्यादा पानी नहीं है या ज़्यादा पेड़ नहीं है, ऐसे रूखे सूखे प्रदेश का जो मांस है, उसमें रहने वाले पक्षी या प्राणियों का मांस है, उनका अगर सेवन करेंगे तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। आगे महर्षि ने बताया है कि जिस दिन एक्चुअली बहुत ज़्यादा बरसात होती है, बहुत बादल छाए होते हैं, तो ऐसे दिन में थोड़ा सा और इसके बारे में ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है, हमारे खान पान पे ज़्यादा नज़र रखना ज़रूरी है। जिस दिन ज़्यादा बादल छाए हो या जिस दिन ज़्यादा बरसात होती हो, तो उस दिन ज़्यादा खट्टा या ज़्यादा नमकीन, ज़्यादा चिकना ऐसा अन्न नहीं खाना चाहिए, इससे परहेज करना चाहिए। बरसात के दिनों में क्या होता है, हमारा अग्नि जो है, हमारी पाचन शक्ति है, वो क्षीण हो जाती है, और इसके वजह से अगर हम ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं तो शरीर में अजीर्ण कर अलग अलग दूसरे विकारों की निर्मित कर सकता है। तो इसलिए इस प्रकार के अन्न से हमें बचना चाहिए जिस दिन ज़्यादा बरसात होती हो। साथ ही शहद मिला हुआ अन्न या ऐसा अन्न जिसमें ज़्यादा पानी है, पतला अन्न, तो इनका सेवन करना भी उचित नहीं है बरसात होने वाले दिनों में। तो ऐसे दिनों में पाचन में हल्का अन्न लेना चाहिए। पाचन में हल्का जो आहार है उसका सेवन करने से वो हजम भी जल्दी होगा, स्वास्थ्य भी नहीं बिगाड़ेगा, आपका अग्नि भी अच्छा रखेगा। उबाल कर लिया हुआ पानी ये भी लेने के लिए बहुत ज़रूरी रिकमेंडेशन दिया है शास्त्रों में कि जब भी बरसात का सीजन होता है तो आपने उष्णोदक यानी उबाल कर आधा किया हुआ पानी अगर आप पिएंगे तो पाचन में हल्का होता है, अग्नि के लिए भी स्वास्थ्यवर्धक होता है, और ये शरीर में लाघव भी लाता है, शरीर में हल्कापन लाता है, जिससे शरीर में एनर्जी बनी रहती है। अगर हम सब्जियों की बात करते हैं तो जिस दिन बरसात होती है उस दिन पाचन में हल्का अन्न लेना चाहिए। जो सब्जियां है जैसे मेथी है, बथुआ है, मूली है, गाजर है, इनका सेवन करना चाहिए। तंदुलजा, छोटा बैंगन, इनका भी जिक्र आयुर्वेद संहिता में महर्षि वाग्भट ने किया है। साथ ही चना, परवर, कुल्थी, और इसके अलावा जो मसाले के पदार्थ है जैसे पहले भी हमने देखा कि लौंग है, इलायची है, दालचीनी है, काली मिरी है, इनका इस दिन ज़रूर सेवन करना चाहिए। आप इनका कुकिंग करते वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, ऊपर स्प्रिंकल करके खा सकते हैं, लेकिन अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके अग्नि को अच्छा रखेगा। जो बाहरी वातावरण का, बाहरी ऋतु का परिणाम हमारे शरीर पर होता है तो उससे बचने के लिए मददगार होगा। अगर हम दूध या उससे बने पदार्थों की अगर बात करते हैं तो स्पेसिफिकली छाछ और मक्खन, इनका सेवन करने के लिए वर्षा ऋतु में बताया गया है। छाछ मतलब जो दही है, जो ताज़ा दही है, उसमें आप पानी मिलाकर उसकी छाछ बना सकते हैं। उसमें भी सेंधव, काली मिरी, इनका इस्तेमाल करके उसका सेवन कर सकते हैं। और मक्खन भी जो छाछ बनाते वक्त जो ताज़ा मक्खन निकला है उसी का अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तेलों की अगर बात करते हैं तो सरसों का तेल जो है वो वर्षा ऋतु में लेने का निर्देश शास्त्रों में दिया गया है। आगे हम बात करते हैं विहार के बारे में। विहार मतलब हमारी जीवन शैली में क्या क्या बदलाव करना चाहिए, उसका भी बहुत ही सटीक वर्णन महर्षि वाग्भट ने अपने अष्टांग हृदय में बताया है। जैसे ही बरसात का ऋतु होता है हम छाता लेकर ही बाहर निकलते हैं, लेकिन उससे भी आगे जाकर दो महत्वपूर्ण बातें महर्षि वाग्भट ने बताई है। अष्टांग संग्रह में, वाग्भट संहिता में जब ऋतुचर्या की बात महर्षि वाग्भट ने की है तो उन्होंने वर्षा ऋतु के लिए स्पेसिफिकली लिखा है कि अपादचारी सुरभि ही सततम धूपितांबरहा। इसका मतलब है कि अपादचारी मतलब जब भी आप वर्षा ऋतु में घर से बाहर निकलते हैं तो अपादचारी, बिना कुछ पैरों में पहने हुए नहीं निकलना है, क्योंकि इससे ज़मीन पर फिसलने का डर रहता है। पानी में भी अगर कुछ कृमि कीटक है तो उनसे भी दंश होने का डर रहता है। तो इसलिए वर्षा ऋतु में हमेशा जूते पहनकर ही बाहर निकले, जितना हो सके उतना पानी में जाना अवॉइड करें। आगे बताया है सुरभि ही। सुरभि का मतलब है कि सुगंध का धारण करें। जैसे हम डिओ वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसी प्रकार अगर हम नेचुरल फ्रेगरेंसेस यूज़ करते हैं, चंदन वगैरह इनका अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके शरीर को भी सुगंधित रखेगा और इस ऋतु का जो परिणाम है त्वचा पर होने वाला उससे भी इसे बचा सकेगा। और सततम धूपितांबरहा यानी हमेशा धूपित किए हुए कपड़े, धूपित यानी जिन्हें धूपन किया है, जिन्हें फ्यूमिकेट किया है, ऐसे ही कपड़ों का इस्तेमाल इस ऋतु में करना चाहिए।
क्योंकि इस ऋतु में जब मॉइस्चर ज़्यादा होता है हवा में या हवा में आर्द्रता बढ़ जाती है तो कपड़े जो है वो अगर हम अलमारी में रखते हैं तो वहाँ पे उसमें फंगस डेवलप होना या कोई और कृमियों का निर्माण होना इसका संभव रहता है। तो जब आप धूपन करते हैं तो ये धूपन से ये जो कृमि है उनका नाश होता है। धूपन करने वाली वनस्पतियाँ जैसे मुस्ता है, विडंग है, इनका अगर आप इस्तेमाल करते हैं घर में धूपन के लिए तो ये आपके कपड़ों को भी स्वच्छ रखता है और आपके घर का भी वातावरण शुद्ध रखता है। तो बरसात के ऋतु में धूपन हमेशा घर पे करिए, इससे आपका भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपके आसपास का जो वातावरण है वो भी शुद्ध रहने में मदद मिलेगी। तो ये थी कुछ ज़रूरी बातें जो वर्षा ऋतु में हमें ध्यान में रखनी ज़रूरी है। ऋतु कौन सा भी हो, अगर आप आयुर्वेद संहिता में बताए नियमों का पालन करेंगे तो ये ज़रूर आपको स्वस्थ रखेगा, आगे आने वाली बीमारियों को भी रोकने में मदद करेगा। और इसी जानकारी के लिए बनाया है हमारा चैनल। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले ऋतुओं का भी हम जिक्र आने वाले वीडियोज़ में करने वाले हैं और उनकी सटीक और ग्रंथों की जानकारी आपको देने वाले हैं। तो यही मिलते रहेंगे इसी चैनल पर। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक खुद का ख्याल रखिए। निरोगी भव।